अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज का व्लॉग करंट अफेयर से रिलेटेड है और इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होने लगा है कि जो स्टूडेंट्स हैं इन केस उनको करंट अफेयर से रिलेटेड या इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ऐसे आज एक इस टॉपिक के ऊपर के जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान आपस में एक जंग का माहौल बना हुआ है, इसके ऊपर अगर उनको आज ये टॉपिक कोई भी ऐसे लिखने के लिए तो ये उनके लिए भी मुफीद होने लगा। और जो हजरात अखबार वगैरह पढ़ने के शौकीन है, ख़ुद को करंट अफेयर से अप टू डेट रखने के लिए, ये उनके लिए भी एक दिलचस्प वीलॉग होने जा रहा है। क्योंकि इस वीलॉग में हम इंतहाई सादा लफ्ज़ों में मैप्स की मदद से इस यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक तनाज़े को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। 1991 में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद मुख्तलिफ़ रियासतों में बँट गया, जो कि तकरीबन 15 रियासतें थी। उन रियासतों में बँट जाने के बाद एक रियासत का नाम जो वजूद में आई वो था यूक्रेन। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन ही ऐसी क्यों रियासत है जिसके साथ रशिया का मसला बना है, क्योंकि टोटल 15 रियासतें हैं तो 15 में से एक ही क्यों। तो उसका जवाब ये है कि जो बाकी 14 रियासतें वो जब कभी अपनी कोई पॉलिसी बना रही होती है तो उसके अंदर रशिया के इंटरेस्ट को वो हमेशा सामने रखते हैं और वो कभी भी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते जो रशियन इंटरेस्ट से कन्फ्लिक्ट करती हो। जबकि यूक्रेन सिर्फ एक ऐसी रियासत है जिसके ऊपर मगरिब का बहुत असर व रसूख है, और उसकी भी क्या वजह है वो अब आप मैप की तरफ चले, मैं आपको मैप से दिखाता हूँ कि जो यूक्रेन है उसको एक तरफ तो रशिया है, नीचे उसके ब्लैक सी है, और बाकी आप उसके जब देखेंगे साथ तो वो यूरोप के तमाम ममालिक है। जिस तरह ये पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया वगैरह, ये जितने भी ममालिक है ये यूरोप के ममालिक है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा आ रहा है क्योंकि उसके जो पॉलिसीज़ हैं वो उनका झुकाव यूरोप की तरफ है। वो यूरोप को खुश करना चाहता है और यूरोप और रशिया की आपस में नहीं बनती। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी एक और भी वजह है कि एक इलाका है यूक्रेन के पास आया था, उसका नाम है क्रीमिया। उसके अंदर मादनी वसाइल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे नेचुरल गैस। और आपको ये मालूम ही है कि यूरोप को गैस की कमी का सामना रहता है क्योंकि यूरोप के ममालिक में ज़्यादातर सर्दी ही रहती है, ठंडे ममालिक हैं वो, उनको गैस की कमी का सामना होता है और उनकी गैस की कमी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उन्हें यूक्रेन की तरफ देखना पड़ता था, क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा मिकदार में नेचुरल गैस अवेलेबल थी। लेकिन वो किस जगह पर थी, वो एक मखसूस इलाका है जिसको वो क्रीमिया कहते हैं। अब 2014 में रशिया ने इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया जिसको क्रीमिया कहते हैं। लेकिन ये तो हो गई 2014 की बात, पुरानी बात हो गई, क्योंकि उसके रिएक्शन में ही उस वक्त G8 से G7 हो गए थे, यानी कि रशिया को उस ग्रुप से निकाल दिया गया था इस रिएक्शन के तौर पे कि जो उसने कब्जा किया था क्रीमिया के ऊपर। तो ये तो लेकिन होगी 2014 की बात। लेकिन अब जो लड़ाई दोबारा से शुरू हो रही है उसकी क्या वजूहत है, तो वो दो वजह हैं। दोबारा मैप की तरफ हम चलते हैं। मैप में हमको नज़र आ सकते हैं, सबसे पहली वजह यह है कि रशिया ने जो पहले 2014 पे कब्ज़ा कर लिया था क्रीमिया के ऊपर, अब वो यूक्रेन के दो और इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है जिनके नाम लुहांसिक एंड दोनेत्स्क है। ये दो इलाके, इनको कहते हैं कि रशियन सेपरेटिस्ट यहाँ पे है या रिबेल्स वगैरह आप इनको कह सकते हैं। इन इलाकों में जो रशियन सपोर्टेड ग्रुप्स हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ पर फौज की, जो यूक्रेन की फौज है और इन सेपरेटिस्ट की आपस में लड़ाई होती रहती है। रशिया की जो अभी पार्लियामेंट है उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दे दी है कि आप अपनी फौजें इन दो इलाकों में भेज सकते हैं। ये एक वजह है कि अब जो करंटली लड़ाई हो रही है, और दूसरी एक वजह यह है कि यूरोप यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बनाना चाह रहा है। अब नेटो क्या है, ये एक अस्करी इत्तेहाद है जो अमेरिका की ज़ेरे निगरानी 1949 में कायम हुआ था, जिसका स्लोगन ये था, जिसका ये कह ले अहद ये था कि किसी भी इस इत्तेहाद के अंदर शामिल मुल्क के ऊपर हमले को अमेरिका के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और अमेरिका बज़ाता खुद डायरेक्ट उस जंग में इन्वॉल्व होगा, उस मुल्क के दिफा के लिए आएगा, नेटो के साथ मिलकर उस मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ेगा जिसने किसी भी एक मुल्क के ऊपर भी इस इत्तेहाद के हमला किया। तो अब यूरोप
यूक्रेन को इसी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना चाह रहा है ताकि वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपनी जारादारियाँ कायम कर सके। लेकिन ये चीज़ रशिया को पसंद नहीं है, उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए रशियन प्रेसिडेंट ने बार बार वार्न किया अमेरिका को कि अगर कोई ये आप एग्जांपल ले लीजिए कि हम मेक्सिको की सरहद पर लाकर मिसाइल या कनाडा की सरहद पर लाकर मिसाइल लगा दीजिए, तो क्या ये बात अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगी? इसी तरह रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे लिए भी ये बात काबिल कबूल नहीं है कि नेटो अपना जंगी साजो सामान लेकर, अपने मिसाइल वगैरह लेकर यूक्रेन की सरहद पे नस्ब करे, जो कि रशिया के लिए ख़तरा साबित होगा। इसलिए ये दो वजूहात है कि इस वक्त लड़ाई चल रही है, क्योंकि एक तो जो दो इलाके मैंने आपको बताया मैप की मदद से, इधर रशिया ने अपनी फ़ौजें रवाना कर दी है, दूसरी बात नेटो का इत्तेहाद यूक्रेन को अपने साथ मिलाना चाह रहा है, जो ये एक लड़ाई की वजह बन रहा है रशिया में और यूरोप के दरमियान। इसके बाद अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक का इसके अंदर क्या किरदार है, जो ये एक मसला अभी चल रहा है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं चीन की, कि चीन के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करे। तो चीन का इस वक्त ये बयान सामने आया है कि रशिया के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो जायज़ है, मगरिब को चाहिए, अमेरिका को चाहिए कि वो उसके तहफ़्फ़ुज़ात को देखे। यानी कि इनडायरेक्ट उसने रशिया की हिमायत में अपनी सपोर्ट डाल दी है। और वो किस लिए डाली है? क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ताइवान के ऊपर अपना क्लेम करता है, तो जिस तरह बिल्कुल यूक्रेन के ऊपर रशिया अपना क्लेम कर रहा है, तो इसलिए एक कॉमन इंटरेस्ट की वजह से चाइना अपनी सपोर्ट रशिया के पलड़े में डाल रहा है। अब बारी आती है कि पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार है। तो पाकिस्तान के अभी आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म भी दौरे पे निकल चुके हैं रशिया के। तो मगरबी मीडिया स्पेशली इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहा है, उन बार बार वो लिख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से साइड लेने जा रहा है, जिस तरह उसने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ वेस्ट की साइड ली थी। क्या अब वो रशिया की साइड लेने जा रहा है, वेस्ट और अमेरिका के ख़िलाफ़? तो इसके बारे में हमारे करंट पीएम ने बयान दिया है कि पाकिस्तान अब किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, वो सिर्फ अपने मफादात को देखेगा जो कि इकॉनमी से रिलेटेड है। वो चाहे अमेरिका हो या रशिया हो, दोनों से रिलेशंस बरकरार रखना चाहता है और किसी एक ही कीमत पर किसी दूसरे के साथ बरकरार नहीं रखना चाहता। तो ये पाकिस्तान का किरदार है। और यूक्रेन के सफ़ीर ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से इस मामले में मदद भी तलब की है कि वो इस मामले को हल करने में किरदार अदा करे। दूसरे ममालिक जो रीजन्स के हैं, अब उनके किरदार की बात की जाए तो इंडिया, जो कि रूस का बहुत बड़ा हमायती रह चुका है और रूस का बेशतर असला उसके पास है, S-400 भी उसने लिया है पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ रशिया से, वो अभी तक इस पूरे मामले में खामोश है। उसने अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया, ना इसके हक में ना इसके अगेंस्ट। ईरान की बात आ जाए तो ईरान का आपको पता है कि वो और रशिया में आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ईरान और रशिया दोनों ने शाम में शामी हुकूमत की हिमायत की थी। मगरब और अरब ममालिक के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ उनकी जो बशार अल असद की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ रशिया और ईरान दोनों ने मिलकर बशार अल असद की हिमायत की थी। तो ईरान की भी सपोर्ट रशिया के साथ होगी। इसी तरह टर्की की बात की जाए तो टर्की भी अभी तक खुल के किसी एक साइड पर नहीं आया, लेकिन वो है नेटो इत्तेहाद का हिस्सा ही है, इस्लामी मुल्क भी है उसका। लेकिन अभी तक कोई क्लियर बयान नहीं आ सका कि वो इस बारे में क्या सोच रखता है। आखिर में अब रह जाता है ये कि जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का भी दौरा हो रहा है, वो इधर से क्या गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि मगरिब इस चीज़ को बहुत सख्ती से ऑब्ज़र्व कर रहा है। चाइना के भी ऑब्ज़र्वर्स बैठे हैं, वो भी इस बारे में अपने राय दे रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इससे क्या गेन करना चाह रहे हैं? तो सबसे एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जिसको हम पहले नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन भी कहते थे, और ये 2015 में नवाज शरीफ के दौर में इसके ऊपर काम का आगाज़ हुआ था। ये कुल $2.5 अरब के करीब की है और कुल इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर होगी। पहले जो मुआहिदा हुआ था उसके तहत इसका मेजर जो हिस्सा होना था जो तामीर में, वो रशिया की तरफ से होना था और तकरीबन कोई 25-30% पाकिस्तान की तरफ से होना था। लेकिन मसला ये था कि रशिया के ऊपर पाबंदी थी, इस वजह से तामीर नहीं किया जा सकता था। अब करंट गवर्नमेंट ने इसको दोबारा रीनिगोशिएट किया है और इसको लेके आया है कि पाकिस्तान का बिजनेस में 74% होगा और 26% रशिया का होगा। इस वजह से अब इसको पाबंदी से का सामना उस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक पाबंदी है कि मखसूस हद से ज़्यादा अगर रशिया का किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऑनरशिप है तो उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए
ये रीनिगोशिएट किया गया था। सबसे पहला जो बेनिफिट पाकिस्तान इसमें हासिल करना चाहेगा वो एक तो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का है। दूसरी बात इसके अंदर एक ये होगी कि पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि रशिया किसी तरीके से कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत हमायत कर दे, और रशिया चाहेगा कि पाकिस्तान यूक्रेन के मसले पे रूस की हिमायत कर दे। लेकिन दोनों मुल्क अपने अपने मफादात को देख कर इस बारे में डिसाइड करेंगे कि क्या है, क्योंकि पाकिस्तान भी अभी वेस्ट से टक्कर नहीं लेना चाहेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरामद कनिंदा है, यानी कि जहाँ पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होती है, वो अमेरिका है। और जो जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए पाकिस्तान कोशिश करता है वो यूरोप से करता है, ताकि यूरोप में हो सके। और हमारे बहुत से जो तलबा हैं वो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद है, वो रशिया या चाइना नहीं है, वो ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी यूरोप और अमेरिका कनाडा वगैरह जाने की है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को भी सामने रखेगा, और कोई भी बयान इधर इस तरह का नहीं देगा कि जो रूस की सीधा हमायत में जा सके और वेस्ट और अमेरिका के ख़िलाफ़ जा सके। तो ये आज का मुख्तसर व्लॉग था। आपको मैप्स के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है कि यूक्रेन और रशिया का आपस में क्या मसला चल रहा है, और करंट डेवलपमेंट्स भी मैंने आपको बता दी है कि मुख्तलिफ ममालिक का इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का इसमें क्या है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।